आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और इनको कंपेयर करेंगे इनऑर्गेनिक के साथ। तो स्पॉटलाइट को फॉलो करेंगे बेटा आप लोग। बेटा कल हमने पढ़ा था जो प्रीवियस टॉपिक है, अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर शो हो रहा है, मल्टीपल बॉन्डिंग, उससे ऊपर है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और उससे ऊपर है आइसोमरिज्म। और ये सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। कल सारे प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं बेटा, अगर देखना चाहें तो वहां से देख लें। अगर यहाँ से पढ़ के आपको समझ आती है तो यहाँ से कर लें बेटा। अच्छा, ऑरिजिन बेटा, ऑरिजिन का मतलब ये आते कहाँ से हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑरिजिन क्या है कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। बेटा यहाँ पर भी बारिश है फुल टाइम, अभी भी बारिश हो रही है, लाइट नहीं है। मैं पता नहीं लैपटॉप की बैटरी चलती है या नहीं, कल शाम से ऐसे ही हो रहा है, तो देखते हैं बेटा अभी तो। अच्छा, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अ, उनका जो सोर्स है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। यही हमने वाइटल फोर्स थ्योरी में भी पढ़ा था कि सबसे पहले भी लोगों का ख्याल भी यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एनिमल एंड प्लांट से बनते हैं। तो नेचुरल जो ओरिजिन है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट्स और एनिमल्स है। ऑन अदर हैंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स क्या आते हैं, रॉक्स क्या है बेटा। मिनरल्स हैं बेटा के डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो, यानी कि डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कलेक्शन है उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ये अर्थ में जिनके पहाड़ों में मिट्टी में खोद के माइनिंग करके वहां से पत्थर निकाले जाते हैं वो मिनरल्स हैं। और रॉक्स भी उसी सेंस में आ जाती हैं कि पहाड़ों के पीसेस को रॉक्स कहा जाता है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली कहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स में। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं। मोहम्मद शाजिल बेटा यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री विद खलीक, और उस पे उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैंने चैप्टर 11 की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। चैप्टर 11 के सारे लेक्चर उसमें आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री विद खलीक। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो बने हुए किससे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन हम ऑलरेडी उनकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं बेटा कि कार्बन इज एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन, and they are made up of few elements such as carbon, hydrogen. Carbon and hydrogen are the compulsory components or constituents of organic compounds. And apart from these compounds, they also contain nitrogen, oxygen, halogen, sulfur, etc. तो यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर भी हो सकती हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच फॉर्म में। ऑन अदर हैंड, inorganic compounds are made up of almost all the elements of periodic table। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो periodic टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। जितने भी periodic टेबल के एलिमेंट्स हैं वो जब आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं वो किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक है। पानी हम पीते हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये जो गोल्ड है, जो हीरा है, जो सिल्वर है, ये सारे किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। उसके बाद बेटा कोवलेंट लिंकेज। अब बॉन्डिंग कौन सी होनी है, इट मींस पहले हमने बता दिया आते कहाँ से हैं, किन किन एलिमेंट से बनते हैं। अब थर्ड बात डिस्कस कर रहे हैं उनमें लिंकेज कौन सी होती है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दैट मे बी पोलर और नॉन पोलर। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बेटे कार्बन कार्बन के दरमियान, अगर बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के दरमियान, ये वाले होंगे बेटा इनऑर्गेनिक बॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो अब ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो ये वाला बॉन्ड पोलर बन जाएगा। तो यही बात डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि दैट मे बी पोलर और नॉन पोलर, यानी कि कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स, जो मोस्टली इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड, लेकिन उनमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है बेटा, जैसे NaCl है, जितने भी सॉल्ट्स हैं, मेटल्स जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की मेटल्स 16 और 17 ग्रुप की नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करती हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। तो मोस्टली जो रॉक्स में, मिनरल्स में जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो आयोनिक बॉन्ड रखते हैं। तो कोवलेंट लिंकेज हो गया, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजॉरिटी में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, और जो इनऑर्गेनिक है उनमें मेजॉरिटी में आयोनिक बॉन्ड्स होंगे। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी, कि डिसॉल्व किस में होंगे। बेटा सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। आप लोगों को याद होगा कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व होती हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था बेटे 9th में, लाइक, छठे चैप्टर में डिस्कस किया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having non-polar linkages are generally soluble in inorganic solvents, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल कौन सी है? अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। ऑन अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयोनिक बॉन्ड्स आर soluble in polar solvents like water। कि बेटा जो नॉन पोलर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजॉरिटी, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बेटा? नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? वो नॉन पोलर होते हैं। और उनकी एग्जांपल उसने बताई है बेटा, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, ये सारे क्या हो जाते हैं बेटा? नॉन पोलर। तो ये उनकी सॉल्युबिलिटी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यही बताएंगे उसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having non-polar linkages are generally soluble in organic solvents or non-polar solvents like alcohol, ether, benzene, carbon disulfide, etc. नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते। अब बेटा कौन सी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं? वो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उनके पास फ्री आयन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन होंगे तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, कहीं पर भी कोई आयन नहीं बनता। तो जब तक ये अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड भी जो होते हैं बेटा, जो इनऑर्गेनिक में आयोनिक कंपाउंड है, वो भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उनको सोल्यूशन बना लें या उनको मेल्ट कर लें तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas inorganic compounds being ionic in nature are good conductors of electricity in molten state or in aqueous solution। यानी कि बेटा जो inorganic compound है they are also non conductor in solid form, but once they are once we convert them in solution or we melt them, then they become conductor as well। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा बेटा कि presence of covalent bond organic compounds are poor conductors of electricity, क्योंकि they do not have free ions or free electron which can conduct electricity, तो वो poor conductor हैं। जबकि inorganic compound being ionic in nature are good conductors of electricity in molten or aqueous solution। ये वाली बात बहुत जरूरी है बेटा, कि inorganic compound भी मोल्टन स्टेट में, यानी कि पिघली हुई फॉर्म में, मेल्ट की हुई फॉर्म में, या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। प्योर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जी बेटा, यहाँ तक 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता देंगे नो क्वेश्चन।
जी बेटा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में बता देता हूँ। ये बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू presence of covalent bonds organic compounds are poor conductors of electricity। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी हम उनकी यहाँ पर लिंकेज पढ़ के आए हैं कि दे हैव कोवलेंट लिंकेज। और कोवलेंट लिंकेज में अगर बात करें कि कार्बन क्या करता है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन सिंपली शेयर करता है, ये भी शेयर हो जाता है, ये इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, फ्री आयंस मौजूद नहीं होते। तो इसीलिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगर बात करें आयोनिक कंपाउंड की, जैसे NaCl है, आयोनिक कंपाउंड्स आर बीइंग आयोनिक इन नेचर, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा बीइंग आयोनिक इन नेचर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये NaCl गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कब? इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड फॉर्म में आयोनिक भी है बेटा, जो जो इनऑर्गेनिक होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। लेकिन अगर उनको मेल्ट कर लें या उनकी सोल्यूशन बना लें, क्योंकि जब इनको मेल्ट करेंगे बेटा तो Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। या इनको जब सोल्यूशन बना लें, पानी में डिजोल्व कर लें, फिर भी ये आयन अलग हो जाते हैं। तो ये आयन अलग होने की वजह से फिर ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस सोल्यूशन। तो क्वेश्चन अगर आए कि व्हाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म, तो इसका हम सिंपली बता सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे कंटेन फ्री आयंस। नेक्स्ट है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बेटा इधर से इसको रीड नहीं करें, जरा मुझे ये बताएं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक केस है बेटा, एक कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसमें बॉन्ड क्या है बेटा, वीक है, और कोई एक ऐसी सब्सटेंस है उसको बी का नाम दे देते हैं, जिसमें बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट किसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका बॉन्ड वीक है ए, या जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बी। मेल्टिंग पॉइंट किसका बेटा हाई होता है, वीक बॉन्डिंग के या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वालों का। मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका काम होता है बेटा? जी ठीक बताया बच्चों ने, इब्राहिम, इमरान, इब्राहिम, मोइस, तालिब, हमदा, अनाया, सब ने ठीक बताया। तो आप मुझे ये बताएं बेटा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? इब्राहिम, इमरान ने ठीक बताया, और बच्चे भी बताएं, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बेटा? हमदा एक बार फिर सोच लें। अलीजा ने ठीक बताया, हसन आपने ठीक बताया, मोइस ठीक बताया। बेटा आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंप्लीटली, यानी कि एक एटम इतना स्ट्रॉन्ग है वो मुकम्मल तौर पे अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले लेता है। अब सोडियम से मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है, इस पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जुड़ के रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या कार्बन और कार्बन एक दूसरे को अच्छे अट्रैक्ट करेंगे? ये ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जस्ट शेयर कर रहे हैं। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ अच्छे स्ट्रांगली कनेक्ट रहते हैं ना बेटा, जिनका चार्ज अपोजिट हो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्गर होता है। सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है बेटा। आयोनिक आयोनिक बॉन्ड के बाद मेटेलिक बॉन्ड आएगा, मेटेलिक बॉन्ड के बाद आता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर कोवलेंट के बाद बाद आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा हमदा, क्लियर हुआ कि आयोनिक बॉन्ड है बेटा, दैट आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है। तो अब बेटा जब फिर अभी इसका जो नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जनरली
ऑर्गेनिक, इसको चलो एक मिनट बेटा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा जनरली, सर एक बार फिर से बताइएगा कौन सा बॉन्ड ज्यादा होता है और इससे वीक कौन सा होता है। बेटा कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बेटा ओवरऑल बेस्ट जो है ना, नंबर वन पे अगर बॉन्डिंग में बात करें बेटा, मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो मेटल्स में बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा बेटा मेटेलिक, फिर बेटा आयोनिक, फिर बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और सबसे आखिर में फिर बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर के बाद, यानी कि ये तो बॉन्डिंग थी, ये तो एटम्स के दरमियान थी। फिर सबसे वीक होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे वीक होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के होते हैं बेटा, यानी कि मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर आयोनिक आते हैं। अच्छा बेटे इसको मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब होता है बेटा ऐसी सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो और वो आसानी से वेपर्स में उड़ जाएं। अब पेट्रोल को रखें खुला तो वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो सारा का सारा वेपर्स बन के उड़ जाएगा। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनके वेपर्स बहुत आसानी से बने उन्हें कहते हैं वोलाटाइल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली वोलाटाइल होते हैं बेटा। पेट्रोल को रखते हैं, स्पिरिट होता है जो जख्मों पे लगाने के लिए, उसको ओपन रख दें वो उड़ जाते हैं। तो ये ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं, वोलाटाइल कहलाती हैं। while inorganic compounds on other hand have comparatively high melting and boiling point। तो आयनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और वो वोलाटाइल होते हैं क्योंकि उनमें बॉन्डिंग वीक होती है। नेक्स्ट है बेटा स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी बेटा जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इट मीन वो मोर स्टेबल है, और जिस कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है इट मीन वो लेस स्टेबल है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उनकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर। तो सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हैं तो वो लो लेस स्टेबल है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट डू यू नो अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आ जाते हैं बेटा, तो ये आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा कंबस्टेबिलिटी। कंबस्टेबिलिटी का मतलब होता है जलना, यानी कि उनको हम जला सकते हैं या नहीं जला सकते। कंबस्टिबल से लफ्ज निकला है कंबस्टेबिलिटी, उनकी बर्न होने की एबिलिटी। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है बहुत अच्छे बर्न होते हैं। पेट्रोल को जलाओ, डीजल को जलाओ, जो टायर होते हैं बेटा इनको जलाएं, वुड को जलाएं, इनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पत्थर को जला के दिखाएं जरा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। जितना कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाती है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतनी उनकी जो बर्न होने की एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। एक मिनट बेटा। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से हर पॉइंट शॉर्ट भी बन जाता है। इब्राहिम इमरान पूछ रहे हैं कि सर शुगर आराम से जल जाती है, शुगर में परसेंटेज देखो कार्बन की कितनी है, उसका पहले फार्मूला बनाओ ना बेटा। शुगर का फार्मूला C12H22O11, यानी कि जल जाएगी, शुगर भी जलेगी लेकिन डिफिकल्टी जलेगी। लेकिन जो पेट्रोल है उसके अंदर जो ये आपकी घरों में गैस आती है उसमें मीथेन होता है CH4, उसमें परसेंटेज ज्यादा है। तो जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती जाती है बेटा
उतनी वो चीज आसानी से चलती है। परसेंटेज का मतलब आप इनके मैसेज को इन्वॉल्व करोगे, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन का मैस 4 है और कार्बन का मैस 12 है, तो खुद देख लें कार्बन की परसेंटेज इसमें ज्यादा है ओवरऑल, यानी कि 16 मैस है और 16 में से 12 इसमें क्या है, कार्बन है। उधर से ग्लूकोज का मैस निकालो, तो ग्लूकोज में बेटा इसका 342 टोटल एटॉमिक, सॉरी शुगर का 342 एटॉमिक मैस बनता है, मॉलिक्यूलर मैस बनता है। और उसमें जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, आई थिंक वो 140 आती है, 144, 144। तो यानी कि ये परसेंटेज जितनी ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती जाएगी, वो सब्सटेंस उतनी कंबस्टिबल होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे जल जाते हैं, सारे बर्न होते हैं। तो organic compounds with high percentage of carbon are generally combustible. On other hand, inorganic compounds are mostly non-combustible. Inorganic compound mostly non-combustible होते हैं। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं जलते बेटा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो इनकम्बस्टिबल होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म हमने कल ही डिस्कस किया था बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है। जी बेटा मैं डिवाइस करा देता हूँ कंबस्टिबिलिटी। एक बच्चे ने कहा सर कंबस्टिबिलिटी डिवाइस करा दे, मैं करा देता हूँ, टाइम है हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जितना इनमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाता है वो जलते हैं, जल जाते हैं। कंबस्टिबिलिटी का मतलब ऊपर लिख लें एबिलिटी टू बर्न, कि वो जलने की उनकी जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं कंबस्टिबिलिटी। तो जितने भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल है, डीजल ऑयल है, ये नेचुरल गैस हमारे घरों में आती है, ये टायर होते हैं बहुत अच्छे जलते हैं, कागज है, लकड़ी है, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जलते हैं, अच्छे जलते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बर्न नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टी याद रखें कि ऑन अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, लफ्ज लगाया साथ मोस्टली का। तो यानी कि 100% जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन ये है कि उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंबस्टिबल। नेक्स्ट है बेटा आइसोमरिज्म। The a main characteristic of organic compound which differentiate them from inorganic substances is their tendency to exhibit phenomena of isomerism. अब आइसोमरिज्म हमने कल ही डिस्कस किया था बेटा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उसकी एग्जांपल ऊपर पेंटेन की दी हुई थी बेटा, ब्यूटेन की एग्जांपल है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की है, दोनों का फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आइसोमरिज्म किस में पाया जाता है बेटा, जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इन आइसोमरिज्म इज रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आइसोमरिज्म नहीं होता, वो जस्ट एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिर्फ एक ही सब्सटेंस होती है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेजेस, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा कोवलेंट बॉन्ड होता है। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। यानी कि बेटा अगर हम एक की बात करें, सपोज हम ग्लूकोज का रिएक्शन देख रहे हैं, तो आपने चाहे 1 kg भी ग्लूकोज ले लिया है तो उसका एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी अलग रिएक्ट करेगा। तो इनके जो कंपाउंड के जो रिएक्शन हैं वो किस लेवल पे होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। यानी कि आप चाहे उनका बेशक उनका कोई 40 kg क्यों ना ले लें, जब उनका रिएक्शन करवाएंगे तो एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रिएक्ट करेगा। यानी कि वो इंडिविजुअल लेवल पे रिएक्ट करते हैं, कलेक्टिवली रिएक्ट नहीं करते। एंड दे आर ऑफन स्लो and require specific conditions such as temperature, presence of catalyst। और मोस्टली बेटा जो इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जैसे NaCl है, उनमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स मौजूद होते हैं। तो जब ये किसी चीज के साथ रिएक्ट करने लगते हैं तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब इनमें मौजूद हैं तो इनके ये रिएक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखने की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा उनके क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो दे हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑफन रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस, और इनको खास कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, और समटाइम कैटलिस्ट इनको प्रोवाइड करते हैं, तब ये रिएक्शंस करते हैं। कैटलिस्ट होता है बेटा ऐसी सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करवाए,
ऐसी सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करवाएं उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने घर में खाना बनाना हो और जिनकी गोश्त नहीं गल रहा तो उसमें वो सोडा डाल देते हैं उसमें, तो सोडा डालने से वो जल्दी उसकी गल जाता है। तो वो क्या है, कैटलिस्ट है। जिनकी ऐसी सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करे वो कैटलिस्ट कहलाती है। तो ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से था इनका। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होते हैं बेटा। और उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कल ये दो आपने होप किए होंगे इनको। प्रेशर कुकर में भी रखते हैं वो, और उसमें भी हम क्या, यानी कि उसमें भी प्रेशर कुकर में भी यानी कि वो हम प्रेशर को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ जो उसमें मुर्गी आप बना रहे हैं वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, वो तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे, डिफरेंट चीजें होती हैं। वो जस्ट समझाने के लिए एक रेफरेंस उसको रिलेट कर रहे थे। अच्छा बेटे, पहला क्वेश्चन था व्हाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। Why to become stable, and how? By sharing electron by with other carbon atoms and other hydrogen atoms. Point out properties of carbon which are responsible formation of long chain of carbon. तो इसकी दो प्रॉपर्टीज थी बेटा कि इट हैज वैलेंसी मोर देन 2, और दूसरा था कि carbon carbon bond is stronger than carbon oxygen bonds. That's why it prefer to form bonds with carbon atoms and form long chains compounds. थर्ड है बेटा, why are melting and boiling points of organic compounds low? ये आप मुझे बताएं बेटा, why are the melting and boiling points of organic compound low? तीसरा, टेस्ट योरसेल्फ का तीसरा क्वेश्चन, why are the melting and boiling points of organic compounds low? नेक्स्ट कभी बताएं बेटा, why organic compounds are poor conductors of electricity? बेटा आप लोग क्लास में हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर नहीं बेटा इनका क्वेश्चन का आंसर का पता तो नो लिख दें। अगर आपको नहीं पता इन तीसरे और चौथे क्वेश्चन के आंसर का तो नो बता दें। बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड मालिक्यूल, बेटा हम ना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना लिखे ना, मैं बताता हूँ बेटे। Why are the melting and boiling point of organic compound low? Organic compounds have weak bonding forces as compared to ionic compounds. ऊपर अभी ये पॉइंट पढ़ के आए हैं बेटा हम। ये बेटा, organic compounds have low melting and boiling points and are volatile in nature because they have relatively weak bonding. Because they have relatively weak bonding. नॉन पोलर भी होते हैं, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, लेकिन एक्चुअली रीजन क्या है बेटा कि आयोनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। कोवलेंट बॉन्ड चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, आयोनिक से वीक ही होती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लो बिकॉज दे हैव रिलेटिवली वीक बॉन्डिंग। और साथ में लिख देंगे दैट इज वीक बॉन्डिंग कौन सी है इसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र इधर नहीं करना, डायरेक्ट बॉन्डिंग का जिक्र करना है, क्योंकि इनमें बॉन्ड भी तो है ना, बॉन्ड की वजह से इनका इनमें बॉन्डिंग होती है जो वो वीक होती है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग। और why are the organic compounds poor conductors of electricity? जी बेटा अलीजा ने बिल्कुल ठीक बताया, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज वीक बॉन्ड। why are organic compounds non sorry why are organic compounds poor conductors of electricity? तो बताएंगे बेटा कि organic compounds do not have free electrons or free ions, do not have free electrons or free ions, that's why they are poor conductors of electricity.
व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो क्या रीजन है बेटा? व्हाट आर द रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो क्या रीजन है? कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, और लास्ट था मल्टीपल बॉन्डिंग। जी बेटा लीजा ने ठीक बताया है, आइसोमरिज्म, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग, और कार्बन का जो बेटा कोवलेंट बॉन्ड है वो बाकी कोवलेंट बॉन्डिंग की निस्बत स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था बेटे, इसको देखें कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सोर्सेज आई थिंक सिलेबस का भी कुछ हो रही थी बात ग्रुप में, तो मे भी हमें ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ने पड़े और डायरेक्ट हम फंक्शनल ग्रुप पे जाएं। मैं आज प्रिंसिपल से कंफर्म करूंगा। जी बेटा आज का टॉपिक अगर क्लियर है बेटा तो आप लिख दें नो क्वेश्चन, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो लिख दें सेटिस्फाइड, एंड यू पीपल देन कैन लीव द क्लास एंड ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज बच्चों।